हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी लर्नर पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी जो हम कवर कर रहे थे उसके चैप्टर 4 की, जो कि है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। बाकी के 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, हम इसे कवर कैसे करेंगे और ये इनके लिए यूज़फुल है, हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी छोड़ के किसी और सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं डायरेक्टली, है ना। और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एनसीईआरटी आती है उन सब के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि मैं इसे सीटेट फोकस जोकर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने छोटी से छोटी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छोटा से छोटा पॉइंट मैंने लिया हुआ है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन देने होते हैं, उसमें आपको डीपली नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने उस हिसाब से अपने नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने इस तरीके से नोट्स अपने प्रिपेयर किए हुए हैं। और इसमें क्या है कि मैं जितने भी जो भी पढ़ाती हूँ उसके बाद मैं क्वेश्चन ज़रूर करवाती हूँ जो भी आए हुए हैं सीटेट में उससे पहले। लेकिन इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो आए हुए थे, है ना। और इसके जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 5 होगा, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, उसके साथ में इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि किताबें और खबरें, ये मेनली किस पर फोकस्ड है? ऋग्वेद पर, ऋग्वैदिक काल पर, ठीक है। इसमें वेदों के बारे में बताया गया है और महापाषाण खबरों के बारे में बताया गया है। हम सब डिस्कस करेंगे, मैपिंग के थ्रू भी डिस्कस करेंगे और अच्छे से अच्छी समझ अपनी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए, आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि वेद कितने हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद के बारे में बताया गया कि ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। कई बार पहले क्वेश्चन इससे पुटअप हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि इसमें जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में है सिर्फ वो ही पॉइंट्स लिए हैं, है ना। मैं चाहूँ तो उसमें बहुत सारे पॉइंट और भी ऐड करके डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी में ही जो पॉइंट मेंशन है, मैं सिर्फ उसको यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट्स मेंशन करूँगी, ठीक है। तो चलिए, तो लिखा है ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और इसकी भाषा कैसी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ठीक है। जो आज हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, उससे ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। आगे ये देखेंगे कि कितने वर्ष पुराना है, तो 3500 वर्ष पुराना है, ठीक है। इसकी रचना कब हुई थी? 3500 वर्ष पूर्व। अच्छा, इस एनसीईआरटी में जितने भी ये वर्ष लिए गए हैं, तो क्या जिस सन में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं या देख रहे हैं 2024, है ना, तो क्या ये उससे कंपैरिजन की गई? नहीं, ये सन 2000 से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है, यहाँ जो भी बताया जा रहा है, ठीक है, सन 2000 से कंपैरिजन करके। तो ये जो ऋग्वेद है इसकी रचना कब हुई? 3500 वर्ष पूर्व हुई, और इसमें 1000 प्लस प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। 1000 प्लस प्रार्थनाएं हैं। अगर एग्जैक्टली बताएं तो 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिनको हम सूक्त कहते हैं। पूछा जाता है कि प्रार्थनाओं के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, तो प्रार्थनाओं के लिए सूक्त वर्ड यूज़ हुआ है। और सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसकी भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, और इसमें 1000 प्लस प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ जो सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है, ठीक है। और किताब में ये भी मेंशन है कि एक वार्तालाप दी हुई है विश्वामित्र और
व्यास और सतलुज नदी के बीच में, विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नदी के बीच में एक वार्तालाप दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ व्यास और सतलुज ही नहीं, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र हमें मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। और गंगा यमुना का एक एक बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये पूछा गया कि गंगा यमुना का कितनी कितनी बार उल्लेख मिला है, तो एक एक बार, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद का क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था, उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता था। मतलब क्या होते थे, जो आचार्य होते थे वो उसे उच्चारण करते थे और जो उनके शिष्य होते थे वो उसे श्रवण कर करके याद कर लेते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई किताब रखी है उसे पढ़ पढ़ के सुना रहे, पढ़ा नहीं जाता था, उच्चारण और श्रवण होता था। ठीक है, और इसे छापने का कार्य लगभग कब हुआ? तो 200 वर्ष पूर्व, मतलब महज 200 वर्ष हुए हैं। ठीक है, जबकि है ये कितना पुराना? 3500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, और वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, ये बात ध्यान रखनी है। अग्नि कौन है? आग के देवता हैं। इंद्र कौन है? युद्ध के देवता। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि युद्ध के देवता कौन है? इंद्र। और सोम क्या है? एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की किसने थी? तो कुछ तो ऋषियों ने की थी और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ये बात भी ध्यान रखनी है। अच्छा, इन प्रार्थनाओं को क्या किया जाता था? कंठस्थ किया जाता था, मतलब याद किया जाता था। वही मैंने बताया, इन्हें पढ़ा नहीं जाता था, इनका उच्चारण और श्रवण, और उसके बाद श्रवण करने से ही वो याद हो जाती थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ भाषा परिवार का इसमें डिस्कशन किया गया है कि कुछ भाषा परिवार होते हैं, जैसे कि भारत यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, एक होता है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, एक क्या होता है? द्रविड़ भाषा परिवार। एक भारोपीय, एक द्रविड़ और एक ऑस्ट्रो एशियाटिक। एक मिनट, एक होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक होता है तिब्बत बर्मा परिवार। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बत बर्मा परिवार। अब इसमें ऐसा होता है कि जो ये भाषाएं आपको दी गई हैं तो इनसे पूछा जाता है कि किस परिवार से रिलेटेड है ना। ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि देखिए जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, हमने सुना संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये किस में आते हैं? भारोपीय भाषा परिवार में। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो आप ये छोटे छोटे वाले ध्यान रखेंगे ना, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। जैसे द्रविड़ भाषा परिवार के जो हमारे साउथ में जो स्टेट्स पड़ते हैं उनकी जो भाषाएं होती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं ना, ये द्रविड़ भाषा परिवार से रिलेटेड है। हाँ, और आगे देखें ऑस्ट्रो एशियाटिक वाली कौन सी हैं? तो झारखंड और मध्य भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ भाषाएं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक से आती हैं। इसमें झारखंड आप मेनली ध्यान रख सकते हैं, झारखंड की ऑस्ट्रो एशियाटिक से। तिब्बत बर्मा जो हमारा भारत है ना, जो पूर्वोत्तर साइड जो स्टेट्स पड़ते हैं आप, उत्तर पूर्व वाले, ठीक है, उसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो तिब्बत बर्मा परिवार की हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी, पूर्वोत्तर प्रदेश ध्यान रख लीजिए, तिब्बत बर्मा परिवार, झारखंड, मध्य भारत ध्यान कर लीजिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस में आ जाएगी? द्रविड़ में। और बाकी ये जो नॉर्मली एक बार पढ़ लीजिए, आपको ध्यान हो जाएगा, संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, भाषा परिवार क्या है? आरंभ में उनमें शब्द एक जैसे थे, है ना, तो उन्हें एक ही भाषा परिवार का कह दिया गया कि क्योंकि इनके आरंभिक शब्द एक जैसे थे। जैसे कि मात्र संस्कृत में बोलते हैं और माँ हिंदी में, और मात्र को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोले तो माँ, मदर टाइप में निकलेगा, है ना। तो ये मदर किसका है? अंग्रेजी में।
तो देखिए ये तीनों ही किसकी हैं, भारोपी भाषा परिवार की। तो इस तरीके से एक भाषा परिवार डिसाइड होता है क्योंकि उनकी आरंभ की भाषाएं एक जैसी थी। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे, और ऋग्वेद के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद की एक पांडुलिपि मिली है। कहाँ पर, कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में मिली थी। कहाँ मिली थी, तो ध्यान रखना है ऋग्वेद की पांडुलिपि हमें मिली है कश्मीर से। अच्छा ये पांडुलिपि आपको दिख रही होगी, ये वाली पांडुलिपि की यहाँ पर बात हो रही है, कश्मीर में पाई गई थी, जो अब पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में है। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, कल हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल क्या मतलब जब ये नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, तो जो चैप्टर 5 वाला वीडियो होगा उसमें मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि ये जो लिपि है ऋग्वेद कालीन ये कहाँ पर पाई गई है, मतलब ये पांडुलिपि जो है तो ये कश्मीर में पाई गई थी, ध्यान रखना है। तो 150 वर्ष पूर्व छापने के लिए इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों के लिए व घोड़ों की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें स्टेटमेंट में दे सकता है कि सिर्फ मवेशियों के लिए प्रार्थनाएं हैं या सिर्फ बच्चों के लिए, कुछ ऐसे दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों के लिए, और खासकर बच्चों में किसके लिए, पुत्रों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए इसमें प्रार्थनाएं दी गई हैं। अच्छा एक और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऋग्वैदिक काल की है कि इसमें जो लड़ाइयाँ होती थी वो या युद्ध होते थे वो किस बात को लेकर के होते थे। तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी होता था, तो पता है जमीन को लेकर के, और जमीन में कैसे, चारागाह को लेकर के, क्योंकि उस टाइम ना पशुपालन मेन था। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया था, लेकिन इस समय पशुपालन था, मतलब पशुओं को पालना, मवेशी, गाय, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। इनके लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, गाय के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, मतलब मवेशियों के लिए, पानी के स्रोत के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, है ना। और ज़मीन के लिए कौन सी, जो चारागाह जिसमें अच्छे से उगता हो, जिसमें जौ फसल अच्छी उगाई जा सके, ऐसी ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ होती थी। तो ध्यान रखना है, सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी स्टेटमेंट बना के आपको दे सकता है कि ऋग्वैदिक का आजकल तो हर एग्जाम में यही हो गया है कि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपकी समझ वहाँ पूछी जा रही है। और अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपकी समझ तो बहुत अच्छी डेवलप हो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए, कोई भी ऐसा पॉइंट स्किप नहीं किया है जिसमें आपको लगे कि नहीं मुझे NCERT पढ़नी चाहिए थी। मैं सारा कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अच्छा अब जो ये लड़ाइयों से धन प्राप्त होता था उससे ये लोग क्या करते थे, तो कुछ पार्ट जो था उसमें से सरदारों को दे दिया जाता था, कुछ पुरोहित जो होते थे उनको दे दिया जाता था, कुछ आम लोगों में बांट दिया जाता था, और कुछ इसमें से धन का यूज़ कहाँ पर होता था, यज्ञ में। ठीक है, यज्ञ में होता था। अब यज्ञ में किसकी, घी की आहुतियाँ दी जाती थी, ये बात मेंशन है। अच्छा लड़ाई जो है ये मतलब अधिकांशतः पुरुष लड़ते थे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी कि इस समय जो लड़ाई होती थी उसमें सेना जो है वो स्थायी नहीं होती थी, जबकि इसके बाद के कालों में हम देखेंगे कि स्थायी सेना का निर्माण होने लग गया था, ऐसा नहीं था। और काम के आधार पर समाज का वर्गीकरण था, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, समाज का वर्गीकरण कैसा था, कार्य के आधार पर था। अच्छा और भी क्या बातें हैं कि जनता या समुदाय के लिए यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से, ध्यान रखना है, एक तो शब्द है जन और एक है विष। विष शब्द जो है ये वैश्य से निकला है। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद में पुरु, भरत, यदु, मतलब इस तरीके से यदु जन, भरत जन, पुरु जन, इन सब का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे राजा की सॉरी कि ऋग्वैदिक कालीन जो राजा थे वो कौन होते थे। तो जो कबीले होते थे या जो ग्रुप होता था, एक समूह होता था, वो लोग आपस में ही चयन करके जो सबसे बहादुर व कुशल योद्धा होता था उसको वो राजा मान लेते थे। किंतु ये राजा आनुवांशिक नहीं होता था, जैसे कि हम बाद के वर्षों में देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे और फिर उसके बाद कि राजा आनुवांशिक होने लग गए थे। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल में राजा होता था उसकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, वो आनुवांशिक नहीं होता था, वो कोई बड़ी राजधानी या बड़े बड़े महलों में नहीं रहता था, है ना।
ना ही कोई वो एक नियमित कर लेता था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अपनी समझ डेवलप करते हुए चलना है अगर क्वेश्चन को टैकल करना है तो। नहीं तो फिर वही होता है कि पढ़ा तो मैंने सब कुछ था, आया नहीं, या फिर आप क्वेश्चन कर नहीं पाए, वो इसलिए क्योंकि आपकी समझ अच्छी नहीं थी। और आजकल हर एग्ज़ाम में आपकी समझ पूछी जा रही है, समझ को मतलब महत्ता दी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को क्या कहते थे? आर्य। तथा अपने विरोधियों को वो क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। अब ये दास या दस्यु कौन होते थे? वे स्त्री पुरुष जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक है, और इन्हें क्या माना जाता था? मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है ये सब चीजें। आगे हम लोग आएंगे। जिस समय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, है ना, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। मतलब बता रहे हैं कि जैसे हमारा जो भारत है उसके उत्तर पश्चिम साइड में जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो जो भारत के अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर भी कुछ अलग तरह का विकास हो रहा था। अब इनकी बात यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है महापाषाणों की। ठीक है, अब ये महापाषाण क्या थे, किनको कहते हैं? तो महा का मतलब होता है बड़े और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो महापाषाण एक तरीके की कब्रें थी। ठीक है, और इनकी बनाने की प्रथा कब? 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये बात ध्यान रखनी है, कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले। अब ये प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित थी? तो ये जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, तो उसमें जो दक्कन वाला दक्षिण भारत वाला एरिया है। ठीक है, और इधर हम अगर जाएंगे, जैसे अगर हम ऐसे अपना भारत बनाए, एक मिनट, ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ इधर साइड वाला, ये जो इधर साइड वाला एरिया आता है, मतलब अपना ये यूपी, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर इधर उत्तर पूर्वी भारत जो आता है, तो उत्तर पूर्वी भारत वाले एरिया में भी ये प्रचलित थी। और ये जो मैंने अभी बनाया था मैप में, कश्मीर ऊपर वाला साइड, तो वहाँ पर भी ये प्रचलित थी। तो ध्यान रखना, दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर, इतना ध्यान रखना, इसमें ये प्रथा प्रचलित थी। अब ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ये महापाषाण क्या है? मतलब जो दफन करने की जगह है उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। ठीक है, इन्हीं को ही महापाषाण कब्रें कहा गया। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं तो कुछ जमीन के भीतर भी होते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी, स्टेटमेंट में दे सकता है कि निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, या 3-4 स्टेटमेंट दे दिए और कहा सही स्टेटमेंट का चयन कीजिए। तब ये अगर आपको बीच में रख दिया तो आप ये सोचोगे कि अरे ये भी इम्पोर्टेंट था क्या, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि जमीन के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी दोनों जगह महापाषाण ये देखने को मिलते हैं। कभी गोलाकार सजाए हुए, कभी अकेला खड़ा पत्थर, कभी ऐसे इस तरीके से गोलाकार सजाए हुए, कभी कभी एक ही पत्थर सिर्फ खड़ा होता था। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर। ध्यान रखना है, जो ये महापाषाण कब्रों से रिलेटेड जो काल है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक एंड रेड वेयर को ध्यान रखना है इसके लिए। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, काले और लाल बर्तन, मृत भांड जिसे बोलते हैं। आगे, तो महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, एक से अधिक कंकाल मिले, तो इससे क्या पता चलता है? कभी कभी क्या होता था, महापाषाण जो कब्र है इसमें एक से अधिक कंकाल एक ही जगह पर मिले, तो इससे ये अंदाजा लगाया कि ये शायद एक ही परिवार के होंगे, तो इन्हें एक स्थान पर दफनाया जाता था और ये अलग अलग समय पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक ही परिवार के लोग हैं, अलग अलग समय पर मर रहे हैं, तो फिर इन्हें दफनाया कैसे जा रहा है एक ही जगह पर? तो इसका आंसर ये है कि एक ताबूत समाधान नाम की एक प्रक्रिया है, जिसमें ये होता है कि बाद में मरने वाले लोगों को किसी पोर्ट होल एक बनाया जाता था, उस होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इसी को ताबूत समाधान कहते हैं।
ठीक है। और गोलाकार लगाए गए पत्थर जो है ये चिन्ह का काम करते थे, जिससे ये लोग पहचानते थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने। एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं महापाषाणों की बात, कि सबसे पहली बात तो ये 3000 साल पहले बनने की शुरुआत हुई। कहाँ कहाँ? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। अब ये दफन करने की जगह पर लगाए जाते थे ये पत्थर। ठीक है, और जमीन के ऊपर भी और जमीन के भीतर भी कई बार देखने को मिलते हैं। कभी गोलाकार सजाए हुए तो कभी अकेला खड़ा पत्थर दिखाई देता है। और ये जो है मृतकों को खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनको क्या कहते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर। और कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है ये एक ही परिवार के थे, एक ही स्थान पर तभी इन्हें दफनाया गया और अलग अलग समय पर। अब उसके रास्ते तो ताबूत समाधान, जिसमें पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ठीक है, और ये जो गोलाकार लगाए गए चिन्ह है, ये क्या पत्थर हैं जो ये चिन्ह का काम करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक असमानताएं, कुछ अमीर और कुछ गरीब, इस बारे में बात हुई है। अच्छा देखिए, सबसे पहले इसमें बात की गई है ब्रह्मगिरी की। ये ब्रह्मगिरी कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए ये है ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के, ध्यान रखना है कि ये जो एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के व शंख पाए गए हैं, ये कहाँ पर पाई गई है ये कब्र? तो ये ब्रह्मगिरी में। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि महापाषाणिक स्थलों को ग्रीन से दिखाया गया। कौन कौन से? तो ये ब्रह्मगिरी हो गया, आदि चन्नलूर हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनाम गांव में क्या है? इनाम गांव में आरंभिक गांव है। ठीक है, ये इनाम गांव, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, तो ब्रह्मगिरी क्या है? यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के पाए गए हैं। ठीक, और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब उस समय भी सामाजिक असमानताएं थी। कुछ अमीर लोग थे, कुछ गरीब। जो ज्यादा अमीर थे उनमें तो 33 सोने के मन के व शंख पाए गए। और ऐसा अच्छा क्यों होता था, क्यों ये लोग रखते थे? क्योंकि इनका ऐसा विश्वास था कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, उनके शायद यूज में सब चीजें आएंगी, इसलिए लोग रखा करते थे। और दूसरे कंकालों पर सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। इससे ये पता चलता है कि सामाजिक असमानताएं थी, कुछ गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे। अब इनाम गांव की यहाँ पर चर्चा हुई है। ठीक है, ये इनाम गांव कहाँ पड़ता है? तो ये इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, ध्यान रखना है। घोड़ नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और ये 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे। 3600 से 2700 साल पहले। और वयस्क लोगों को गड्ढे में बहुत अच्छे से पूछा गया कि इनाम गांव में जो कब्रें मिली उनकी निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है ना? तो एक एक बात ध्यान रखनी है। 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहा करते थे। और वयस्क लोगों को गड्ढे में ऐसे सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। और एक बात और ध्यान रखनी, इनका जो सिर है वो कहाँ? नॉर्थ साइड होता था, मतलब कुछ इस तरीके से लिटाया जाता था। तो सिर जो है वो नॉर्थ साइड इनका होता था। ठीक है, और कई बार घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ठीक है, मतलब घर के अंदर ही दफना देते थे ये लोग। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। मतलब इन्हें खाना और पानी भी साथ में रख दिया जाता था दफनाने। मतलब इनका ये विश्वास था कि ये खाएंगे, इसे खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, मतलब इन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी मरने के बाद भी। ये ऐसा इन लोग का विश्वास था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक इनाम गांव में एक बात और भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक आदमी जो है वो 5 कमरों वाले मकान के आंगन में मिला है, जिसमें 4 पैर वाले मिट्टी के बड़े संदूक में जिन्हें दफनाया गया है। मतलब एक 4 पैर वाला एक संदूक है। ठीक है, उसमें इन्हें दफनाया गया है। और शव के पैर कैसे? मुड़े हुए थे। शव के पैर कैसे थे? मुड़े हुए पैर थे, मुड़े पैर थे। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और घर बस्ती के बीच में था और एक बड़े घरों में एक था, मतलब काफ़ी बड़ा घर था। और यहाँ पर एक अनाज का गोदाम भी मिला हुआ है।
ठीक है। तो ध्यान रखना, एक आदमी को कैसे दफनाया गया, 5 कमरों वाले मकान के एक आंगन में दफनाया गया है, जिसमें 4 पैर वाला जो संदूक था मिट्टी का, ठीक है, उसी में ही दफनाया गया था। और सबके पैर मुड़े हुए थे और घर बस्ती के बीच में था, बड़े घरों में से एक था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। ठीक है, ध्यान रखना है, कंकाल के लिंग पहचानने का बेहतर तरीका क्या होता है, उसकी हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से बड़ा होता है, ये बात मेंशन है एनसीईआरटी में, तो ये आप बात ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे चरक। तो चरक के बारे में इसमें बताया गया है। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के क्या हुए थे, एक वैद्य हुए थे, और इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता लिखी थी। इन्होंने बताया था कि मनुष्य में जो 360 हड्डियां होती हैं, जो कि आज का जो हम लोग वैज्ञानिकों ने जो बताया 206 हड्डियां, उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बताई थी। तो इसमें ये मेंशन हुआ संभवतः उन्होंने दांत और जो हड्डियों के जोड़ हैं, कार्टिलेज हैं, इनको जोड़कर शायद इन्होंने संख्या बताई हो। ठीक है, ध्यान रखना है सब बातें। आगे, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे, तो ये गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, यहाँ इन सब चीज़ों के बीज मिले हैं, और कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियां मिली, बहुत सारे जानवर इसमें मेंशन थे। आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन टफ बनाना होता है ना, तो ऐसा हो सकता है इनमें से कुछ एक एक्स्ट्रा दे दें, या फिर इनमें से 2-4 ले लें और पूछें कि ये थे कि नहीं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आजकल, तो ध्यान रख सकते हैं। गाय, बैल, भैंस, ये तो ध्यान ही रखना है। फिर नेवला, चिड़िया, खरहा, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, इन सब की हड्डियाँ मिली हैं, और हड्डियों में काटने के निशान मिले, जिससे ये पता चलता है कि लोग इन्हें शायद खाते होंगे। और बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। ये बात भी इनाम गांव के लोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, एक और बात है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, इस बात को ऐसे दिया हुआ है, तो नहीं होता था। ठीक है, ध्यान रखना है कि नहीं होता था हड़प्पा के समय लोहे का प्रयोग। अब महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ठीक है, ये है जो है, ये लोहे के सामान दिए हुए हैं, और ये कुल्हाड़ियाँ दी हुई हैं, और ये कटार दी हुई है जो महापाषाण कब्रों से मिली है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अब इनको आप सुमेलित के, पता है मैंने देखा है कई बार जो एनसीईआरटी में लास्ट में इस तरीके से जो एक्सरसाइज में दिया होता है ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में आता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। सीटेट के कई सारे एग्जाम्स में जिसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करिए, देखिए आपने कितना सीखा है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो हमें सबसे सरल लग रहा है। देखो, सूक्त तो आपको पता ही है, अच्छी तरह से बोला गया, इसको हम कर सकते हैं। और क्या, महापाषाण हम डायरेक्ट देख रहे हैं, सजाए गए पत्थर, ये हम तुरंत हमने कर लिया। दास का अर्थ क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान को कहते हैं, और रथ क्या हो गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे, वेदों की रचना का आरंभ 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई, लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले, ध्यान रखना है। और चरक लगभग 2000 साल पहले इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, जिसमें कितनी हड्डियां बताई थी, 360। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए इसको भी मेंशन कर दिया करिए, और इसी तरीके अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। और भी जितने एग्ज़ाम हैं, मैंने खुद भी एग्ज़ाम्स कई सारे क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।